Hello everyone. Today we discuss practice set 10, which is the last set of this book, and 9 set we have already discussed. So आज हम practice set 10 discuss करेंगे. Guys, if you are preparing for UPLT Grade English and visiting first time this channel, subscribe it so that you may get all the videos of this channel because it is very beneficial for all state TGT, PGT, LT, GIC, UGC exam. And now discuss practice set 10. सो फर्स्ट है यहाँ पर इन जोसेफ एंड्रयूज whom does जोसेफ एड्रेस हिज लेटर्स टू फैनी गुडविल पैमेला एंड्रयूज सैमेला पार्सन एडम्स। ठीक है, जोसेफ एंड्रयूज में ये जो जोसेफ है किसको लेटर में एड्रेस करता है, मतलब लेटर किसको लिखता है, ये आपको बेसिकली बताना है। तो आपको पता है जोसेफ एंड्रयूज इज़ वेरी फेमस नोवेल बाय हेनरी फील्डिंग, जिसमें इसका मेन प्रोटागोनिस्ट है जोसेफ, जो लेटर लिखता है मतलब किसको लिखता है ये आपको बताना है। फैनी, पैमेला और शैमला पार्सन एडम, तो ये जो अपना लेटर है वो अपनी सिस्टर पैमेला एंड्रूज को लिखता है। सो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जिसमें वो बताता है एक्चुअली इस नोवेल के अंदर जो जोसेफ है उसको जो लेडी बूवी है वो उसके साथ काफ़ी मिसबिहेव करती है, तो वो जो मिसकंडक्ट वो करती है उसके साथ, उसको वो लेटर में लिखता है। वो उसको बताता है उनके मिसकंडक्ट के बारे में, लेडी बूबी के बारे में एंड मिसिस स्लिप स्लोप। ये दोनों ही लेडीज़ हैं इस नोवेल के अंदर जो इसको सीड्यूस करने की कोशिश करती हैं जोसेफ एंड्रयूज़ को। ठीक है, सो वो अपनी सिस्टर पैमेला को यहाँ पर लेटर लिखता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 हु इज़ पद्मिनी इन हे वंदना। हे वंदना में पद्मिनी कौन है आपको बताना है। वाइफ ऑफ कपिला, वाइफ है कपिला की। डॉटर ऑफ देवदत्ता, देवदत्ता की बेटी है। वाइफ ऑफ देवदत्ता, देवदत्ता की वाइफ है या फिर सिस्टर है कपिला की। क्या है पद्मिनी इन हे वंदना। सो आपको पता है हे वंदना इज़ अ वेरी फेमस प्ले बाई गिरीश कर्नाड का ये प्ले है। ओरिजिनली इसे कन्नड़ में ही लिखा गया था, बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया इसको, है ना, 1972, जिसमें ये करेक्टर हैं कपिला, देवदत्ता, पद्मिनी। पद्मिनी इज़ द वाइफ ऑफ देवदत्ता, सो सी इज़ द राइट आंसर। देवदत्ता की वाइफ है ये। ठीक है, कपिला एंड देवदत्ता आपको पता ही है दोनों फ्रेंड हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट वाज द शो डूइंग व्हेन जैक एंड द हंटर्स अटैक इट। ठीक है, वो शो क्या कर रहा था जब जैक एंड हंटर इस पर अटैक करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर चेक कर लेना, ये शो यहाँ पर कोई करेक्टर नहीं है, यहाँ पर रैफ होगा। तो वो क्या कर रहा था जब ये हंटर्स उसका पीछा करते हैं। ठीक है, बाथिंग, नर्सिंग हर पिगलेट एंड क्रेइंग एंड स्लीपिंग, क्या करता है वो। तो ये यहाँ पर ये थोड़ा मिसप्रिंट की वजह से कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनमें थोड़ी, वही मैंने बताया था आपको कि छापने की जो एरर होती है वो यहाँ इस ये वाले जो प्रैक्टिस सेट है इसमें एक दो क्वेश्चंस में मिलती है। तो यहाँ पे क्राइंग होगा, या ना क्राइंग, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका ये इसमें टोटल चैप्टर आपको पता ही है 12 चैप्टर है इसके अंदर। विलियम गोल्डिंग का नोवेल है ये, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, क्योंकि फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था ये 1954 में, उनका फर्स्ट नोवेल है ये। ठीक है, फर्स्ट नोवेल है, 1954 में आया था विलियम गोल्डिंग का लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, जिसमें ये करेक्टर हैं मतलब आइलैंड पर जो लड़के हैं उनकी ये कहानी है। तो जिसमें रैफ है, जैक है, पिग्गी है, रोज़र है, साइमन है एंड सैमरिक, ये सब इसमें बच्चे रहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपका 12 चैप्टर से है, शायद 12 चैप्टर से है, जिसका नाम है क्राई ऑफ द हंटर, जिसमें जैक और जैक के जो लोग हैं वो पीछा करते हैं रैफ का। तो क्राइंग शायद इसमें आंसर हो जाएगा, सो सी इज़ द राइट आंसर, और इसको आप लोग चेक कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ साइमन। तो वही डिस्क्रिप्शन है साइमन का। साइमन को कौन सी लाइन है जो बेस्ट डिस्क्राइब करती है, ये आपको बेसिकली यहाँ बताना है। ही इज़ charismatic leader who manipulate the other boys. He is quite intellectual, who is accustomed to ridicule. He is a reason, ये यहाँ पर गलत है, रीजन विजनरी होगा एंड कंसिडर्ड ऑड बाय द अदर बॉयज़। ठीक है, सो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी। ये जो साइमन है एक विजनरी टाइप का है ना, ये रीजनरी ये नहीं है, यहाँ पे विजनरी VISIONARY।
ठीक है। सो विजनरी टाइप का ये करेक्टर है एंड मतलब एक तरह से इसको जो कहते हैं ना भविष्य में जो चीज़ें होने वाली होती हैं इसको उनका अंदाज़ा लग जाता है और ये काफ़ी अलग सा लोगों को लगता है बाकी बच्चों को। ठीक है। सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट या क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 5। हु एट दी लंच ऑन हु डज मिली ब्रुश लेडी ब्रूटन सीक्रेटरी डेस्पाइज द प्राइम मिनिस्टर मिस पेम रिचर्ड डॉलोवे ह्यूज विटब्रेड। ठीक है। ये लंच ऑन आपको पता है डब्ल्यू सोमरसेट मॉम का ये शॉर्ट स्टोरी है ये लंच ऑन। ठीक है। लंच पर वो लेडी को बुलाते हैं फिर वो ठीक है। सब इसमें उस लेडी के बारे में है छोटी सी ह्यूमरस कहानी है ये उनकी शॉर्ट स्टोरी है। इसमें वो लेडी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है जैसे वो बोलती है आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग कि मैं एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाती हूँ और ऐसे बोल बोल के बहुत सारा वो बहुत खाती बहुत है। मतलब एक तरह से जैसे ग्लूटेनस होते हैं ना जैसे बहुत ज़्यादा खाते हैं पेटू टाइप की ये जो लेडी है इस स्टोरी के अंदर वो बहुत पेटू है। बोलती रहती है कि आई नेवर ईट मोर दैन वन थिंग और बोलती है लेकिन खाती पता नहीं क्या क्या है वो। तो उसमें खाने का ऑर्डर पूछ सकते हैं आपसे रेस्टोरेंट के बारे में पूछ सकते हैं कि वो लंच पर कहाँ पर इनवाइट कर मतलब नैरेटर उसको कहाँ पर बुलाता है किस रेस्टोरेंट में वो लोग लंच करते हैं। ठीक है। सो याद रखना डब्ल्यू सोमरसेट मॉम की ये शॉर्ट स्टोरी है फ्रांस के राइटर हैं। 6 है यहाँ पे हाउ डज क्लैरिसा डिस्क्राइब एज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस हर डॉटर टू सोसाइटी एज चांसेस टू मीट इंग्लैंड्स रॉयल फैमिली एज ऑफरिंग्स एज एन ऑब्लिगेशन। सो एज ऑफरिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 7 हर्बर्ट पॉकेट टेक अ जॉब इन वॉट फॉरेन लोकेशन। ठीक है। हर्बर्ट पॉकेट की लोकेशन बतानी है कि वो कहाँ पर जॉब करता है। ठीक है। सो पेरिस कैरो सिलोन ऑस्ट्रेलिया। सो कैरो इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन नंबर है 8 व्हाट डज मिसिस जो यूज टू पनिश पिप। पिप को पनिश करने के लिए जो मिसिस जो हैं वो क्या यूज़ करती हैं ये बताना स्मैश बीट स्क्रैच टिकलर। सो टिकलर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपको ठीक है ये पता ही है ना आपको पिप आपका पिप एक निकनेम है उसका फ्लिप रिप आपको पता है ग्रेट एक्सपेक्टेशन है ना 1861 याद रखना 1861 बाई चार्ल्स डिकेंस विक्टोरियन नोवेलिस्ट है। इसमें काफ़ी सारे करेक्टर्स हैं सो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट सेट में सारे क्वेश्चंस। 9 है हु फाइंड्स लिडिया एंड विकम इन लंदन। ठीक है। लिडिया विकम आपको पता है ये जॉन ऑस्टिन का जो नोवेल है प्राइड एंड प्रेजुडाइज उसमें लिडिया छोटी वाली डॉटर है सबसे ज़्यादा एंड विकम इन दोनों के बारे इनको ये किसको मिलते हैं यहाँ पर बताना है। मिसिस गार्डनर मिसिस बैनेट है मिस्टर डर्सी है मिस्टर गार्डनर। सो मिस्टर डर्सी। सो सी इज़ द राइट आंसर। हुज फेवरेट वर्ड इज़ कन्फाइडस। किसका फेवरेट वर्ड है ये। मिसिस स्लिप सोप लेडी बूवी फैनी क्रूडविल एनसीक्लोपीडिया। ठीक है। तो ये जो वर्ड है ये मिसिज स्लिप सोप का फेवरेट वर्ड है। सो ए इज़ द राइट आंसर। मिसिज स्लिप सोप इज़ द करेक्टर इन दी जोसेफ एंड्रयूज़। ठीक है। जोसेफ एंड्रयूज़ में ये आती हैं और ये जो जोसेफ है उसको सेड्यूस करने की कोशिश करती हैं लेडी बूबी की तरह जैसे लेडी बूबी भी करती है ट्राई लेकिन कर नहीं पाती है ऐसे ही ये हैं। ठीक है। तो इनकी नज़र भी उस पर रहती है और फैनी जो है वो उसकी बेलावर्ड है जोसेफ की वहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 विच करेक्टर ऑफ हे वंदना सोज द क्लोज रिलेशनशिप ऑफ फ्रेंडशिप एज वन माइंड वन हर्ट टाइप। ठीक है। ये जो कौन सा करेक्टर है जो हे वंदना में क्लोज रिलेशनशिप दिखाता है लाइक फ्रेंडशिप जैसे वन माइंड और वन हर्ट एक दिल और एक दिमाग जैसी मित्रता है जो दिखाता है कौन सा करेक्टर है। ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके 4 देवदत्ता है कपिला है पद्मिनी एंड कपिला देवदत्ता एंड पद्मिनी एंड कली एंड पद्मिनी। ठीक है। सो देवदत्ता एंड कपिला ये दोनों क्या हैं ये बोथ आर फ्रेंड। देवदत्ता ब्राह्मण है एंड कपिला क्या है लोहार का बेटा है। ठीक है। लोहिता लोहिता का सन ऑफ लोहिता है। तो ऐसे याद रखना लोहिता से आपको लोहार याद रहेगा गोल्ड लोहार होते हैं आपके ब्लैक स्मिथ। ठीक है। जो लोहे का काम करते हैं। 12 है व्हाट डज नेपोलियन नेम द सेकेंड वेटल। क्या नाम है नेपोलियन का यहाँ पर है काव शेड गैटीवर्ग विंड्स मिल हॉर्स
ट्रोप, सो विंड्स मिल, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आपको पता है एनिमल फॉर्म से है ये क्वेश्चन। और जॉर्ज 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 ऑरवेल का वर्क है। नेक्स्ट है 13, हु लीव्स फार्म एंड गोज टू लिव विद ह्यूमंस। कौन है जो लीव्स मतलब फार्म को छोड़ देता है और ह्यूमंस के साथ रहता है? नेपोलियन, स्नोवेल, मॉली, बॉक्सर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ये नेपोलियन है जो फार्म को छोड़ देता है और ह्यूमंस के साथ रहता है। नेक्स्ट है 14, द मॉर्निंग आफ्टर सेलिंग हिज वाइफ वॉट प्लीज डज हैंचर्ड मेक। ठीक है, जब जो हैंचर्ड है, जो एक हेट रूशर है, घास काटने वाला है, जो नशे की हालत में अपनी वाइफ को की बोली लगा देता है और बेच देता है एक सेलर को। अगली सुबह जब वो उठता है तो देखता है कि उसकी ना वाइफ है उसके पास, ना बीबी है, ना उसकी बच्ची उसके पास रही। तो वो एक प्रतिज्ञा लेता है। सो वो क्या प्रतिज्ञा है? ठीक है, प्लीज़, इसका मतलब होता है प्रतिज्ञा लेना। वो कसम खाता है कि वो क्या नहीं करेगा। तो वो कसम खाता है नॉट टू ड्रिंक फॉर ए पीरियड ऑफ 21 ईयर। वही 21 ईयर। ठीक है, वो कसम खाता है कि वो 21 सालों तक कोई ड्रिंक नहीं लेगा। ठीक है, क्योंकि ड्रिंक की वजह से उसने अपनी बीवी और अपनी बच्ची को खोया है। तो वो कसम खाता है कि वो अब इसको हाथ भी नहीं लगाएगा, जिसकी उसको इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। सो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 15, द ऑक्शन प्राइस फॉर अ वाइफ एंड चाइल्ड इज। ऑक्शन का मतलब होता है वही बोली लगाना या नीलामी करना। ठीक है, तो जो नीलामी करी थी इसने अपनी वाइफ की, जो ऑक्शन सीन आता है इस नाटक के अंदर, आपको पता है नोवेल है ये, बहुत ही फेमस नोवेल है, मेयर ऑफ कास्टरब्रिज बाई थॉमस हार्डी। विक्टोरियन नोवेलिस्ट हैं लाइक चार्ल्स डिकेंस, वो भी बहुत फेमस है विक्टोरियन एज में। तो इनका ये बहुत ही फेमस नोवेल है जिसमें ये माइकल हेंचर्ड है जो स्टार्टिंग में एक घास कटर है और अपनी बीवी के साथ मेला वगैरह देखने ये लोग जाते हैं। फिर वहाँ पर ये ड्रिंक की वजह से इसकी बोली लगाता है। तो उस बोली लगाने वाले सीन को बहुत ही फेमस ऑक्शन सीन बोला जाता है। ठीक है, तो जो ऑक्शन सीन है वहाँ पर उसमें जो प्राइस है जो उसने अपनी वाइफ का लिया है वो क्या है ये बताना है। $5 गिन्नी या 2 गिन्नी या $2, सो 5 गिन्नीज, ये याद रखना। वो न्यूसन सेलर है, एक न्यूसन नाम का एक आदमी है, ठीक है, न्यूसन, उसको ये 5 गिन्नीज के अंदर उसको बेच देता है अपनी वाइफ को। और फिर बाद में जब उसको सुबह जब नशा वशा उतर जाता है फिर वो अपना 21 साल तक कि मैं अब ये जो है हाथ भी नहीं लगाऊंगा, ये सारी कसम वसम खाता है। एंड फिर फाइनली कास्टर ब्रिज में सेटल हो जाता है एंड वहाँ पर जाके वो मेयर बन जाता है। मतलब कहाँ वो एक घास काटने वाला है और कहाँ पर उसका एक भाग्य तब्दील मतलब करवट लेता है, एक बड़ा आदमी वो बन जाता है। एंड एट द एंड ऑफ द नोवेल वो फिर से गरीब बन जाता है, वो फिर से रोड पे आ जाता है। तो इसमें एक एक भाग्य और जो डेस्टिनी का रोल होता है एक आदमी की लाइफ में, यहाँ पर थॉमस हार्डी ने वो चीज़ इस नोवेल के अंदर दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, जिसका फेमस कोट भी आप लोग याद रखना, हैप्पीनेस इज़ बट अ ओकेजनल एपिसोड इन द पेन ऑफ जनरल, मतलब इन द जो है पेन ऑफ इन द जनरल पेन और द पेन ऑफ जनरल ड्रामा, पेन ऑफ लाइफ जनरल ड्रामा, इस तरीके से ये इसका कोट है बहुत फेमस, जो हैंचर्ड की कंडीशन को बयां करता है। 16 है यहाँ पे, विच पिग राइट द पोएम लॉजिंग नेपोलियन। ठीक है, तो कौन सा पिग है जो पोइम लिखता है? सेवेलियर है, स्नोबॉल है, मिनिमस है या म्यूरियल है? सो मिनिमस इज द राइट आंसर। ठीक है, एनिमल फार्म से क्वेश्चन है, जॉर्ज ऑरवेल का बहुत ही फेमस एलेगरी है। जानर पूछ सकते हैं कि क्या है एलेगरी है। 1945 1945 में आई थी। जॉर्ज ऑरवेल का तो आपको पता ही है, रियल नेम क्या है उनका, एरिक आर्थर आर्थर ब्लेयर है। बट वो अपना जॉर्ज ऑरवेल एक पेन नेम से वो लिखते हैं। ठीक है, और जन्म उनका इंडिया में हुआ था, मोतीहारी, है ना, मोतीहारी, बंगाल प्रेसिडेंसी, ईस्ट इंडिया भारत जो अभी बिहार में है। ठीक है, सो ये सब याद रखना। नेक्स्ट है यहाँ पे 17, पिप्स लव फॉर बाइडी इज shadowed by his love for डैश मॉली रोबर्टा डिना एस्टेला। तो आपको पता है कि पिप किसको प्यार करता है यहाँ पे? डी एस्टेला। नेक्स्ट है 18, हु सीज द डैड पैरासूट फर्स्ट। तो सबसे पहले कौन देखता है पैरासूट को? रैफ, सैम एंड एरिक, जैक एंड पिग्गी। तो ये विलियम गोल्डिंग का वही लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है, वहाँ पर ये सारे करेक्टर हैं। ये जैसे रैफ है, रैफ इसका प्रोटागोनिस्ट है, जैक इसका एंटागोनिस्ट है इस नोवेल के अंदर, सैम एंड एरिक आपको ट्विंस हैं दोनों, पिग्गी इंटेलेक्चुअल को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है,
तो सबसे पहले कौन देखता है ये आपको यहाँ बताना है। सो सैम एंड एरिक, ठीक है, कभी कभी इनको सैम एरिक भी बोला जाता है, सैम एरिक, इनको मिला देते हैं क्योंकि ये सिंगल एंटिटी इनको माना गया, ट्विंस है ना दोनों, ये ट्विंस हैं यहाँ पर। सो सैम एरिक, ठीक है। और टोटल इसमें 12 चैप्टर हैं। थीम इसकी पूछी जाए तो सिविलाइजेशन एंड सेवेजरी इसकी थीम है इस नोवेल की, ठीक है। विलियम गोल्डिंग का फर्स्ट नोवेल है। नेक्स्ट है 19, द सोर्स ऑफ थिंग्स फॉल अपार्ट इज टेकन फ्रॉम, ठीक है। जो थिंग्स फॉल अपार्ट है इसकी सोर्स कहाँ से ली है, तो आपको पता है थिंग्स फॉल अपार्ट वेरी फेमस नोवेल बाई चिनुआ एचवे। इसकी जो थीम है इज टेकन फ्रॉम W.B. Yeats पोएम द सेकेंड कमिंग, ठीक है। सेकेंड कमिंग से ये ली गई है, जो कि 1919 में उनकी ये पोएम आई थी सेकेंड कमिंग, वहाँ से ये जो है थीम उसकी ली है चिनुआ एचबे ने, जो कि एक नाइजीरियन ऑथर हैं। 20 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ओकोनकवो मदरलैंड, तो ओकोनकवो की जो मदरलैंड है उसका नाम क्या है आपको बताना है, ठीक है। सो मेवांचा है, सो ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 21, चंद्रन इज़ द करेक्टर इन, सो बताइए आप लोगों को चंद्रन कहाँ पर आता है। चंद्रन बहुत ही फेमस करेक्टर है इन द बैचलर ऑफ आर्ट, वेरी फेमस नोवेल बाई R.K. नारायण। हिस्ट्री स्टूडेंट, हिस्ट्री का स्टूडेंट है, ये भी याद रखना, ठीक है, हिस्ट्री स्टूडेंट। नेक्स्ट है यहाँ पे 22, चंद्रन फॉल इन लव विथ, तो चंद्रन किससे प्यार करता है, सुशीला, कृष्णा, मालती, गीता। तो यहाँ पे जो मालती है वो फर्स्ट टाइम, जो कहते हैं ना पहली नज़र का पहला प्यार है, ये मालती इसका, इससे ये प्यार करता है। सरयू नदी पर ये इसको मिलती है, ठीक है। इसको एक इमेजिनरी नाम भी ये देता है, लक्ष्मी, ठीक है, इसको ये बोलता है लक्ष्मी। तो ये याद रखना, लक्ष्मी जो है एक इमेजिनरी नाम है मालती का ही, तो मालती के दो नाम, एक तो रियल नेम मालती एंड लक्ष्मी, जो इसने चंद्रन ने उसको काल्पनिक नाम दिया है। तो पहली नज़र का प्यार है, तो इसके साथ ये पढ़ता, बाद में इसके पेरेंट जो हैं शादी करते हैं सुशीला से, तो सुशीला इसकी वाइफ है एंड मालती इसकी मतलब लवर है, बिलवर्ड है। 23 है, फ्रॉम विच नोबल राजा राव मेड हिज डिबट, ठीक है, तो कौन से नोबल से राजा राव मतलब इनका फर्स्ट नोबल माना जाता है ये बताना है। सो द कैट एंड शेक्सपियर, सरपेंट एंड द रोप, ये भी सब राजा राव के ही वर्क हैं। द काव ऑफ द बैरिकेड एंड अदर स्टोरीज, इनका स्टोरी कलेक्शन है, ठीक है। एंड कंठपुरा, सो कंठपुरा को हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, 1938 में आया, 1938 में, ठीक है। ये इनका जो है फर्स्ट नोवेल है, और इसमें आपको सब पता ही है, मूर्ति वगैरह करेक्टर है, मेन मूर्ति याद रखना, अचक्का द नरेटर, नरसम्मा मूर्ति की माँ है, ठीक है, कंचमा गॉडेस है, फिर यहाँ पर रंगमा, रत्ना, राची कुछ लड़कियाँ हैं, वेंकमा है, रंगे गौड़ा, इस तरीके के यहाँ करेक्टर हैं। 24 है यहाँ पर, कुलीज आर मैन, पुलिस साहिब, एंड अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ योर ओन गवर्नमेंट एंड दैट ऑफ मिस्टर स्किफिंगटन, नो मैन कैन ओन अनदर, आई हैव एवरी राइट टू गो इन। सो दीज लाइन्स अकर इन, ये लाइन कहाँ से ली गई हैं आपको ये बताना है। दीज लाइन्स आर अकर इन कंठपुरा, सो डी इज़ द राइट आंसर, कंठपुरा राजा राव, ठीक है, याद रखना सब। 25 है, हाउ डज जिम कैसी डाई, जिम कैसी कैसे मर जाता है, तो जिम कैसी क्या है आपको बताइए। ग्रेप ऑफ द रैथ बाई जॉन स्टीनबैक का जो नोवेल है ग्रेप ऑफ द रैथ, उसमें ये करेक्टर आता है जो कि फॉर्मर प्रीचर है, मतलब पहले वो एक मॉरल वॉइस ऑफ द नोवेल प्रेजेंट किया गया है, एंड बाद में वो गिव अप कर देता है इस प्रोफेशन को, मतलब पहले प्रीचर है बट बाद में वो गिव अप कर देता है। तो मरता कैसे है ये बताना है। He dies in a fight during a workers' strike. So D is the right answer. Next है 26. Who is John is ड्रीम चिल्ड्रन, ठीक है, जॉन कौन है ड्रीम चिल्ड्रन में, तो ये आपको पहले तो ये पता ही होना चाहिए ना कि ड्रीम चिल्ड्रन क्या है। ऐसे है, बहुत ही फेमस ऐसे है चार्ल्स लैम का, ठीक है। चार्ल्स लैम इज़ वेरी फेमस ऐसे जिनको हम प्रिंस प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे के नाम से जानते हैं, ठीक है। फ्रांसिस बैकन एक तो आपके ऐसे में, और फिर सेकेंड नंबर पे आपके ये चार्ल्स लैम है। तो इनका वर्क है ड्रीम चिल्ड्रन, और इसमें जॉन कौन है ये आपको बताना है। तो लैम्स ब्रदर, लैम्स फादर, लैम्स अंकल, लैम्स हिमसेल्फ, तो यहाँ पे लैम्स का भाई मतलब ये जो चार्ल्स लैमन के भाई का नाम था जॉन, तो एक्चुअली उनकी डेथ हो गई थी, और डेथ की वजह से ही वो काफ़ी सही ये जो ऐसे है ड्रीम चिल्ड्रन,
उन्होंने लिखा है, क्योंकि एक दिन वो ऐसे ही जॉन को याद करते करते सो जाते हैं। दीवार स्वप्न मतलब दिन में जैसे सपना नहीं देखते हम लोग, ऐसी झपकी सी लग जाती है, वैसे इनकी एक चेयर पर अपनी झपकी लग जाती है। और फिर ये देखते हैं कि एक बच्चे हैं इनके पास, इनके, वो इनसे कहानी सुनने आए हैं, जॉन और एलिस। तो जो काल्पनिक बच्चे हैं, ऐसे आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो जॉन है उनके काल्पनिक बच्चों का नाम क्या है। तो बच्चों का नाम है, बेटे का नाम जॉन है और बेटी का नाम एलिस है। लेकिन रियल लाइफ में जॉन कौन था? जॉन इनका भाई था जिसकी डेथ हो गई है, उससे ये काफ़ी दुखी हैं। एलिस इनकी बिलवर्ड थी, जिसके साथ ये मतलब 7 सालों तक उसके साथ मतलब पीछा करते रहे, बट शादी में वो कन्वर्ट नहीं हो पाई रिलेशनशिप, और ये बैचलर ही रहे पूरी लाइफ। तो इनकी एक मतलब जैसे एक होती है ना आदमी की, जो ही होप होती है कि मैं शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, मैं ऐसे जीऊँगा, मैं वैसे जीऊँगा, एक हर आदमी एक सपना देखता है। तो उसी तरीके से इन्होंने सपना देखा था कि एलिस के साथ इनकी शादी होगी, फिर इनके बच्चे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया, जॉन भी चला गया। तो ये सपना है इनका एक, इसमें इमेजिनरी बच्चे हैं, ड्रीम चिल्ड्रन आर रेवरी, जिसमें ऑटोबायोग्राफिकल है बेसिकली। वो सारे ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट उसमें आपको मिलेंगे, मतलब पूरी लाइफ की जर्नी इन्होंने उसमें अपनी बता दी है उस ऐसे के थ्रू। सो ए इज़ द राइट आंसर। 27 है, शी हैज़ क्वाइट अनमैंड हिम इज स्पोकन बाय। सो किसके द्वारा ये स्टेटमेंट लाइन बोली गई है? डोलाबेला, एलेक्सा, वेंटिडियस, चार्मियन। तो ये सभी करेक्टर आपको पता है कहाँ आते हैं? ऑल फॉर लव। ऑल फॉर लव क्या है? इज अ रीवर्किंग ऑफ एंटनी एंड क्लोपेट्रा बाई जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन का वर्क है। एक क्या है ये, ब्लैंक वर्ड्स में इसको लिखा गया है, और 1677 में लिखा था, एंड 78 में ये पब्लिश हुआ था, 1678 में। ठीक है, सो यहाँ पर वेंटिडियस बोलता है, वेंटिडियस कहता है शी हैज़ क्वाइट अनमैन हिम। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 28, वॉट ही विल डू इज़ नोन टू मी। ठीक है, मुझे मालूम है वो क्या करेगा। इसकी जो हिंदी है वो बनेगी, मुझे मालूम है कि वो क्या करेगा। ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे मालूम नहीं नहीं लिख रहा है, नहीं या नॉट तो कहीं आया ही नहीं है, वो जानते हुए भी ऐसा करेगा, ये सब गलत है। ठीक है, पहला वाला ही करेक्ट है। 29 है, हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटेन द फ्लाई। तो द फ्लाई शॉर्ट स्टोरी बाई कैथरीन मैंसफील्ड। कैथरीन मैंसफील्ड एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है, न्यूजीलैंड की है ये। ठीक है, न्यूजीलैंड की, और इन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी है द फ्लाई। ठीक है, जिसको मैंने पढ़ाया ही था, उसके एमसीक्यूज वगैरह सारे कराए थे। तो या मतलब राइटर पूछा है आपसे, हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटेन द फ्लाई। तो फ्लाई किसने लिखी है? कैथरीन मैंसफील्ड, न्यूजीलैंड राइटर हैं। 1914 में जब वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्ट हुआ था, तो उसके एक साल बाद 1915 में इनकी भाई की डेथ हो गई थी यहाँ पर, 1915 में। तो इनके भाई की डेथ मतलब वर्ल्ड वार में जो हुई है, उससे इंस्पायर्ड है ये स्टोरी। तो करेक्टर वगैरह आप याद रखना, जैसे मिस्टर वुडी फील्ड है, द बॉस है, गर्टूड है, और द फ्लाई। द फ्लाई इज़ ए सिंबल ऑफ सोल्जर, ये ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज कंपोज्ड बाय एमिली डिकिंसन। तो एमिली डिकिंसन के द्वारा कौन सी पोएम है जो कंपोज की गई है? स्टॉपिंग बाई वुड्स। स्टॉपिंग बाई वुड्स तो आपको पता ही, फ्रॉस्ट की है। लीव्स द चैंटिंग, ठीक है, टैगोर की है। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, एंड सेलिंग टू बाइजेंटियम, तो ये आपको पता है डब्ल्यू बी ईट्स की है। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। तो सी इज़ द राइट आंसर। ये एमिली डिकेंसन की बहुत ही मतलब छोटी सी बट इंस्पायरिंग पोइम है, एंड ओवरऑल 10 पोइम्स इन्होंने अपनी लिखी हैं टोटल। 31 है, द सेकेंड कमिंग इज़ अ पोइम रिटेन बाई डब्ल्यू बी ईट्स। ये किसकी पोइम है? तो ये डब्ल्यू बी ईट्स की है, 1919 में लिखी गई थी, याद रखना। 1919 में एक और है, जैसे महात्मा गांधी के कॉन्टेस्ट में ये डेट आ सकती है, जैसे 1919 में जलियांवाला एक तो कांड हुआ था, एक आपका जो खिलाफत आंदोलन है वो जो महात्मा गांधी जिसमें थे, तो वो भी हुआ था, तो ऐसे याद रखना। ठीक है, और डब्ल्यू बी ईट्स की जो सेकंड कमिंग है, यहीं से एपिग्राफ लिया चिनुआ एचबे ने, अपनी पोएम है जो, वो जो नोवेल है थिंग्स वाला पार्ट का। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे 32, एंड हाउ रिडिकुलस ओ वार द ड्रीम ऑफ पैट्रियट एंड हीरोज
अ फ्रॉड ब्लंटसली, होलो शेम लाइक लव, हु अटर्ड, कौन बोलता है ये लाइन, ये बताना है आपको। ठीक है, सो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं ब्लंटसली इन आर्म्स एंड द मैन। ठीक है, ब्लंटसली ही बोलता है इस लाइन को, सो ए इज द राइट आंसर। ब्लंटसली एक सोल्जर है इसमें। ठीक है, लास्ट में इस मतलब प्ले है, ये प्ले आर्म्स एंड द मैन प्ले है बाई जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का, जिसमें ब्लंटसली एक कैप्टन है और ये शादी करता है रायना से। रायना है ना इसमें मेन हीरोइन है। ब्लंटसली 34 ईयर्स का है इसमें, और रायना की एग्जैक्ट एज है 23 के आसपास है। वो हीरोइन है इसमें, इस प्ले के अंदर। शादी होती है उसकी ब्लंटसली से। सर्जियस भी इसमें एक तरह से सोल्जर है, लेकिन शादी करता है वो लूका, एक लूका नाम की यहाँ पे एक लड़की है, मतलब सर्वेंट है यहाँ रेना के घर में। ठीक है, रेना के घर में वो सर्वेंट रहती है, उससे शादी होती है सर्जियस की। काफ़ी है ना। और निकोला एक सर्वेंट है। आर्म्स एंड द मैन में ही आपको मिल जाएंगे सारे करेक्टर। तो ये ब्लंटसली, सर्जियस, निकोला, ये सब आर्म्स एंड द मैन के करेक्टर हैं। ठीक है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का प्ले है। 33 है सोल्जरिंग माई डियर मैडम इज़ अ कॉवर्ड आर्ट ऑफ अटैकिंग मर्सीलेसली व्हेन यू आर स्ट्रॉन्ग एंड कीपिंग आउट ऑफ हार्म्स वे व्हेन यू आर वीक, हु अटर्ड, कौन कहता है ये। तो ये भी वहीं से पूछा गया है, आर्म्स एंड द मैन से। ठीक है, तो सर्जियस हमें पता ही है। ठीक है, लूका से शादी करता है, निकोला इसमें सर्वेंट है, ब्लंटसली शादी करता है रैना से। तो ये कौन बोलता है, ये भी सर्जियस का है, ये सर्जियस का स्टेटमेंट है। ठीक है, ऊपर वाला ब्लंटसली का था और ये वाला सर्जियस का है। सो ए इज द राइट आंसर। वॉट इज देवदत्ताज फैमिली लाइक, तो देवदत्ता की फैमिली किस तरह की है ये बताना है। सन ऑफ ये जो देवदत्ता है किस फैमिली का है। ठीक है, सन ऑफ ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ का बेटा तो कपिला है ना। ब्लैक स्मिथ मतलब मैंने अभी बताया था आपको, लोहार होता है जो लोहे का काम करता है, और उसका नाम भी लोहिता है। तो लोहार ऐसे याद रहेगा। और उसका बेटा है कपिला। वाइट एंड इसका वट स्मार्ट ए बर्ड विथ टू स्कॉलरली ब्राह्मण फैमिली। ठीक है, जो देवदत्ता है वो ब्राह्मण फैमिली से है। ठीक है, पद्मिनी इज़ द वाइफ ऑफ देवदत्ता। पद्मिनी भी आप याद रखना। 35 है द वर्ल्ड वेल लॉस्ट, अ प्ले इज रिटिन बाय। तो वर्ल्ड वेल लॉस्ट जॉन ड्राइडन का प्ले है। ठीक है, जॉन ड्राइडन जिन्होंने ऑल फॉर लव लिखा है। ठीक है, बाकी यहाँ पे सभी ये ड्रामाटिस्ट हैं, जैसे बेन जॉनसन का एवरी मैन इन हिज ह्यूमर है, शेक्सपियर का ना एक ड्रामाटिस्ट हैं। जी बी शॉ का जस्टिस आपके यहाँ आएगा, जिसमें विलियम फोल्डर आता है, ये ध्यान रखना। बेन जॉनसन का वो नोवेल और जो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। ठीक है, उसके करेक्टर वगैरह देख लेना। नेक्स्ट है 36, हाउ मैनी कॉमेडीज डिड वैन जॉनसन राइट, कितनी कॉमेडीज टोटल इन्होंने लिखी हैं वैन जॉनसन ने। 14, 15, 16, 20। ठीक है, सो 14, 14 याद रखना। 14 द हैरी ऐप, हैरी ऐप इज ए, तो पता है आपको, ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, रोमांटिक प्ले है, क्या है हैरी ऐप। ठीक है, कॉमेडी है। ठीक है, ओ नेल का वर्क प्ले है ये। नेक्स्ट है 38, विच प्ले डज नॉट बिलोंग टू ओ नेल। ओ नेल को पता ही है आपको, 4 बार पुलिट्जर मिला था, तो कौन सा नहीं है। आइसमैन ये कॉम, एम्परर जॉन्स, हैमलेट तो पता है आपको शेक्सपियर का है, तो ये इनका नहीं होगा, है ना, सी करेक्ट हो जाएगा। 39 है देन इट ought नॉट टू मेक एनी डिफरेंस to you whether you marry or not, and show why don't you marry when you know that will please your parent, when you are getting a lot of money and when you are earning so well। तो कौन बोलता है इन लाइंस को, आपको ये बताना है। ठीक है, रामू, वीरा स्वामी, मोहन, तो ये सभी करेक्टर आपके चंद्रन, वो चंद्रन वाला जो नोवेल है बैचलर ऑफ आर्ट, वहाँ से हैं। ठीक है, मोहन एक एक पोइट है। ये सब, ये दोनों है ना फ्रेंड हैं। पूछा जा सकता है कि चंद्रन के फ्रेंड कौन है, तो ये रामू और मोहन दोनों उसके फ्रेंड हैं। ये कॉलेज फ्रेंड है और ये पोइट है, तो मोहन बोलता है। नेक्स्ट है 40, नारायण ग्रेजुएटेड फ्रॉम, तो जो नारायण है मतलब आर के नारायण, जिन्होंने नोवेल लिखा है बैचलर ऑफ आर्ट, वो उनका स्कूल मतलब ग्रेजुएट उन्होंने कहाँ से हुए थे वो, महाराजा अग्रसेन अल्बर्ट मिशन कॉलेज, महाराजा कॉलेज मैसूर। तो महाराजा कॉलेज मैसूर से उन्होंने क्या किया था, ग्रेजुएशन किया था, ये याद रखना। और अल्बर्ट मिशन कॉलेज से आपके चंद्रन ने किया है, जो कि एक हिस्ट्री का स्टूडेंट है। ठीक है, वहाँ पर राघवाचार्य उसको हिस्ट्री पढ़ाते हैं, अल्बर्ट मिशन कॉलेज। महाराजा कॉलेज में आपके
नार के नारायण हैं। 41 है हु इज चंद्रन पोइट फ्रेंड। ठीक है, आ गया ना वही क्वेश्चन कि पोइट फ्रेंड कौन है चंद्रन का इन दी बैचलर ऑफ आर्ट। तो बैचलर ऑफ आर्ट में चंद्रन का पोइट फ्रेंड है मोहन। ठीक है, मोहन और रामू ये दोनों फ्रेंड हैं, याद रखना। मोहन इज चंद्रन पोइट फ्रेंड इन दी बैचलर ऑफ आर्ट। 42 इन द एंड कंठपुरा वॉज ए डैश विलेज। तो कौन सा विलेज था वो एंड में? तो नोवेल के एंड में वो एक क्या हो जाता है, डेजर्टेड, मतलब आग लग जाती है और सभी लोग कहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, काशीपुर में। तो डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 1938 में पब्लिश हुआ था, फर्स्ट नोवेल है ये इनका, राजा राव का। कंठपुरा, रामा सेठी एंड सुभाष सेठी वर द बिग रिच एंड प्रॉस्पर ऑफ द सिटी। तो सिटी के ये बिग और रिच और प्रॉस्पर्स आदमी हैं लोग, कौन है? ट्रेडर हैं, डॉक्टर हैं, रॉबर हैं, टीचर हैं, ये लोग ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। 44 है दिस करेक्टर फर्स्ट कोटेड एंड देन प्रॉमिस टू मैरी मिस हैविसम। ठीक है, तो ये जो करेक्टर है ये पहले जो मिस हैविसम है उनसे प्रॉमिस करता है, पहले उनको कोट करता है, फिर उनसे शादी करने का वादा करता है, बट ही डिड नॉट कीप हिज प्रॉमिस। लेकिन जो शादी का वादा था उसने किया था उसको नहीं निभाता। हु इज़ ही? तो ये कौन है बंदा? कॉम्पिसन, ड्रम्बल है, मैगविच है, नन ऑफ दिस। तो ठीक है, मैगविच याद रखना एस्टेले का फादर है और रियल बेनिफैक्टर ऑफ पिप, ये तो वो है जो जेल से छूट कर आता है। एंड कॉम्पिसन है वो आदमी, है ना, जिसने प्रॉमिस किया था हैविसम को बट शादी करता नहीं है, जिसकी वजह से जो मिस हैविसम है वो एक गाउन सा पहन के रहती है हमेशा, एक दुल्हन जैसा। ठीक है, वो काफ़ी हर्ट हो गई थी इस चीज़ से, है ना, और पूरा वो एक रहती हैं। तो कॉम्पिसन है ये आदमी जिसने शादी का वादा करके उनसे शादी नहीं की। तो ए इज़ द राइट आंसर। 45 है वेयर डिड द प्लेन क्रैश लैंड। तो ये जो प्लेन है कहाँ पर क्रैश करता है? इन एन अनहेबिटेड आइलैंड एंड इन टू द सी नियर द बिग सिटी नन ऑफ दिस। तो आइलैंड, ठीक है, ये जो बॉयज़ की कहानी आइलैंड पर, वही आपका लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है। तो वहाँ पे जो प्लेन क्रैश कर जाता है, ये वर्ल्ड वार के टाइम पर बच्चों को सेफ्टी के पर्पज़ से लेके जाया जा रहा था, वहाँ पर प्लेन क्रैश कर जाता है और बच्चे जो हैं आइलैंड पर रह जाते हैं। फिर वही कहानी है आपकी जैक रैफ वाली। ठीक है, तो इन एन अनहैबिटेड आइलैंड, याद रखना ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 46 है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ठीक है, ये तो एक तरह से कहावत है, बार्किंग डॉल सेल्डम बाइट, यानी कि भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं, इस तरीके की ये कहावत है। तो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, थंडरिंग क्लाउड सेल्डम ये सब नहीं बनेगा, इसका बनेगा वर्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं। 47 है नेहरू वॉज सेंटेंस टू 4 years बिगोरस इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, इनको क्या था कि कारावास की सज़ा मिली थी 4 सालों के लिए फॉर पार्टिसिपेटिंग, है ना, पार्टिसिपेट करने के लिए इन द सत्याग्रह मूवमेंट इन द ईयर ऑफ। तो सत्याग्रह जो मूवमेंट था उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इसलिए इन्हें 4 साल का कारावास मिला था। किस ईयर ये गए थे वहाँ पे, ये बताना है। 47 तो 1940 में। ठीक है, 1940, 1940 में ये गए थे जेल। 48 है, 48 है व्हेन डिड नेहरू टेक एक्टिव पार्ट इन द किसान मूवमेंट। किसान मूवमेंट मतलब किसान मूवमेंट में इन्होंने कब एक्टिव पार्ट लिया था नेहरू ने? सो 1921। ठीक है, 1921, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 49 द स्ट्रगल बिटवीन सेंटियागो एंड मर्लिन सिम्बलाइज। तो जो स्ट्रगल है सेंटियागो का मर्लिन के साथ, वो क्या सिम्बलाइज करता है? स्ट्रगल ऑफ मैन काइंड अगेंस्ट नेचर, द स्ट्रगल ऑफ मैन काइंड अगेंस्ट गॉड, स्ट्रगल ऑफ गॉड अगेंस्ट डेविल्स, नन ऑफ दिस। सो पहला वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रगल ऑफ मैन काइंड अगेंस्ट नेचर, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो मर्लिन का और इसका सेंटियागो का संघर्ष है। 50 है वाई डज सुसैन वांट टू फाइंड माइकल व्हेन शी रिटर्न टू विसेक्स। तो सुसन माइकल से मिलना चाहती है जब वो विसेक्स वापस लौट के आती है। ठीक है, अब वो न्यूसन के साथ चली गई थी, वो 21 साल की कहानी वो सब पता है आपको। फिर एलिजाबेथ बेटी थी वो जो सुसन की, उसका नाम एलिजाबेथ था, उसको लेके ये वापस आ जाती है वेसेक्स, क्योंकि न्यू ऐसा लगता है लोगों को न्यूसन मर गया है। तो जब न्यूटन मर जाता है, मरता नहीं है हालांकि, वो वापस आ जाता है बाद में, वो जिंदा है लेकिन किसी तूफान वगैरह में फंस गया है। तो ये वेसेक्स आ जाती है। तो ये क्यों आती है, क्या चाहती है? टू कन्विंस हिम टू ग्रांट अ डाइवोर्स लेने आती है, टू गेट सम मनी फ्रॉम हिम पैसा लेने आती
हेल्प रेज एलिजाबेथ जैन प्रॉपरली। अब वो ये चाहती है कि जो एलिजाबेथ उसकी बेटी है उसको अच्छे से मतलब उसकी शादी वगैरह अब करनी पड़ेगी, तो उसमें हेल्प हो जाएगी, क्योंकि अब माइकल जो है एक बड़ा आदमी बन चुका है, मेयर बन गया वहाँ का। तो वो चाहती है कि एलिजाबेथ को मतलब पालने पोसने में और उसकी शादी वादी करने में हेल्प हो जाएगी, इसलिए आती है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा C2, हेल्प रेज एलिजाबेथ जैन प्रॉपरली। 51 है, वाई डज फारफ्रे एट फर्स्ट रिफ्यूज हेंचर्ड जॉब ऑफर। ठीक है, तो ये जो फारफ्रे है यहाँ पर एक बाहर से आया हुआ करेक्टर है जो कास्टेब्रिज में आ जाता है। हेंचर्ड उसको जॉब ऑफर करता है, लेकिन वो जॉब नहीं करता। वो क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो अभी ट्रैवलिंग करना चाहता है। सो ही वांट टू ट्रैवल टू द न्यू वर्ल्ड, सो डी इज़ द राइट आंसर। 52 है, वॉट रूइंस द मेयर्स एंटरटेनमेंट फॉर द पब्लिक हॉलीडे। तो मेयर एंटरटेनमेंट क्या चीज़, मतलब जो पब्लिक हॉलीडे है उसको रूइन कर देती है? फारफ्रे डांस, द लैक ऑफ मनी, द टाउन्स पीपल, रूमर्स, द रेन। तो रेन सही हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। माइकल मेक, ये सब हार्डी का जो मेयर ऑफ कास्टर विजय वहीं से है क्वेश्चन। ठीक है, माइकल मेक्स शो अप फॉर वर्क विदाउट पेंट, डोनाल्ड फारफ्रे, क्रिस्टोफर कॉनी, जोसुआ जॉब, अबेल विटेल। सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ 54, इन द नोवेल प्राइड एंड प्रेजुडाइज हु टोल्ड एलिजाबेथ दैट विकम वॉज ए मैन ऑफ लो बर्थ। कौन बताता है एलिजाबेथ को? बिंगली, कॉलिंग, डर्सी और मिस्टर फिलिप। तो डर्सी, डर्सी इज द राइट आंसर। इन द नोवेल प्राइड एंड प्रेजुडाइज एलिजाबेथ ऑल्सो डांस विद। तो एलिजाबेथ किसके साथ डांस करती है? विकम, डर्सी, कॉलिंग, नन ऑफ द, डर्सी के साथ। ठीक है, डर्सी इसका हीरो नोवेल का, हीरोइन है एलिजाबेथ बेनेट, सेकंड डॉटर है बेनेट फैमिली की। सेकंड है यहाँ पे 56 है यहाँ पर, ललिता इज ए वोमैन विद द नेचुरल डिज़ायर ऑफ ए वोमैन इन द नोवेल टू वर्जन। तो कौन कहता है ये? सरोजा, मिस्टर गुप्ता, देवराज, मेंडोजा। तो मेंडोजा तो वो स्कूल है, इंग्लिश स्कूल जिसको चलाती हैं ना, उसकी प्रिंसिपल हैं। देवराज असिस्टेंट है मिस्टर गुप्ता का, और सरोजा ललिता की बहन है। ठीक है, तो मिस्टर गुप्ता एक फिल्म डायरेक्टर हैं, वो इस चीज़ को बोलते हैं, जो कि सिड्यूस करने की कोशिश करते हैं ललिता को। ठीक है, ये टू वर्जिन से है क्वेश्चन आपका। कमला मार्कंडेय का फेमस नोवेल है टू वर्जिन, वहाँ पर दो लड़कियाँ हैं, सरोजा एंड ललिता। सो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, मिस्टर गुप्ता। 57 है, जॉन स्टीनबैग वॉज अवॉर्डेड नोबल प्राइज़ इन 1962। ठीक है, 1962 1962 में इनको नोबल प्राइज़ मिला था, किसके लिए? तो वही फेमस नोवेल है जो हमने पढ़ा है, द ग्रेप ऑफ रेथ, जो हमारे सिलेबस में। ठीक है, इसके लिए इन्हें 1962 में नोबल प्राइज़ मिला था, एंड 1940 में इनको पुलिट्ज़र भी मिला इसके लिए, एंड बुक अवार्ड भी मिला है। ठीक है, दोनों अवार्ड, 3 अवार्ड मिले, ध्यान रखना। जिसमें टॉम जॉर्ड है मेन प्रोटागोनिस्ट। ठीक है, पा जॉर्ड है, माँ जॉर्ड है, एल जॉर्ड है छोटा भाई। 58 है, हु इज़ द मोस्ट सीनियर प्रीस्ट ऑफ बॉस्टन इन द नोवेल द स्कारलेट लेटर। तो बॉस्टन में जो स्कारलेट लेटर है आपका, जिसकी सेटिंग बॉस्टन में रखी गई है, वहाँ पर सीनियर प्रीस्ट कौन है ये बताना है। तो चिलिंगवर्थ है, डिम्सडेल है, बेलिंगहम है, जॉन विल्सन है, कौन है? हु इज़ दी सीनियर प्रीस्ट। ठीक है, तो चिलिंगवर्थ आपको पता है वो हस्बैंड है। ठीक है, हेस्टर प्राइन का, जो उसको छोड़ के चला गया था। डिम्सडेल वो है जिससे वो प्यार करती है और जिससे पर्ल हुई है। और बेलिंगम यहाँ गवर्नर है। जॉन विल्सन, जॉल विल्सन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जॉल विल्सन क्या है? सीनियर प्रीस्ट है। नेक्स्ट है 59, होम एंड विलियम ब्रैडशा आर इन द नोवेल मिसेस डॉलवे। कौन है ये लोग? होम एंड विलियम ब्रैडशा इन द नोवेल। ठीक है, टेररिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, बिजनेसमैन हैं, टीचर हैं, कौन है ये? सो ये डॉक्टर हैं। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 60, ओनर ऑफ द पिंच फील्ड फार्म इन द नोबल एनिमल फॉर्म इज फ्रेडरिक, मिस्टर जॉन्स। मिस्टर जॉन्स तो आपके मैनन मैनर फॉर्म के हैं। ठीक है, मैनन फॉर्म, मैनर फॉर्म जो जिसको बाद में एनिमल फॉर्म जिसका नाम हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेडरिक इज़ द राइट आंसर। इसको चेक कर लेना एक बार, इसमें मुझे थोड़ा कुछ लग रहा है, याद नहीं आ रहा है मुझे इसके बारे में। नेक्स्ट है यहाँ पे 61, ओकोन वो वॉज एक्साइल टू द विलेज। तो आपको पता है ये ओकोन वो तो है ना, थिंग्स फॉल अपार्ट से है ये। इसको इस ये क्या करता है, क्ले मैन को मार देता है, गलती से हो जाता है इससे।
तो इसको एग्जाइल कर दिया जाता है यूमोफिया से, सॉरी, यूमोफिया से 7 साल का इसको एग्जाइलमेंट मिलता है और ये चला जाता है मेवांटा। तो मेवांटा क्या है कि इसकी माँ का मतलब मायका है, एक तरह से इसका ननिहाल हो गया, तो वहाँ पर ये अपनी मामा के साथ में फिर रहता है। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 62, इन दी वेस्ट लैंड वॉट डज द पोइट से कीप्स अस वार्म इन द विंटर। वेस्ट लैंड में ये यूमोफिया भी आप लोग याद रखना, ये 9 छोटे छोटे गाँव का समूह है, ठीक है, बड़ा गाँव है ये, 9 गाँव का समूह बन एक बड़ा गाँव बना है यूमोफिया, ठीक है, जिसके जो लोग हैं उनको क्लेंसमैन बोलते हैं, ठीक है, जो और ऑरेकल को फॉलो करते हैं, ये सारी बातें, ठीक है, सब मैंने डिस्कस किया क्वेश्चंस में। 62 है, इन द वेस्ट लैंड वॉट डज द पोइट सेज कीप्स अस वार्म इन द विंटर। विंटर में हमें क्या वार्म रखता है? स्नो, फायर्स, होप, एम्ब्रेसेस। स्नो, स्नो हमें वार्म रखती है, ठीक है। 63 है, इन द वेस्ट लैंड वॉट डज द पोइट से समर डज टू अस। तो वेस्ट लैंड में पोइट कहता है कि समर हमारे लिए क्या करती है, समर हमें मतलब क्या देती है, सरप्राइज़ करती है हमको, लीव्स करती है, एनकरेज करती है, बात करती है, तो सरप्राइज़ कर देती है, समर हमको सरप्राइज़ कर देती है। ये इन्होंने पहला सेक्शन है ना जो बरियल ऑफ द डेड, अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ ऑफ द विंटर, अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है, तो उसमें वो बोलते हैं सरप्राइज इज अस, समर सरप्राइज इज अस। ए इज़ द राइट आंसर। 64 का है, हु डज मिकैन ब्रिंग इन टू द रूम वंस लूलू लीव्स। ठीक है, तो मिकैन किसको अंदर रूम में लाता है जब लूलू चली जाती है? अब एक्ट 3 और पार्ट 2 की बात हो रही है, तो स्टैनली है वो, ठीक है, स्टैनली। सो ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये मैग, पैटी, लूलू, स्टैनली, ये 4 ही करेक्टर हैं इसमें, और ये मिकैन और गोल्डबर्ग ये बाहर से आते हैं 2 करेक्टर, तो 6 करेक्टर हो गए टोटल, ठीक है। पैटी और मैग और लूलू एक लड़की है, और स्टैनली। बर्थडे पार्टी बाई हेरोल्ड पिंटर। 65 है, हु ट्राइज टू लीव आफ्टर बीइंग इंट्रोड्यूस टू द टू जेंटलमैन इन एक्ट 2 पार्ट 1। लूलू, मैग, पैटी, स्टैनली, ठीक है, तो यहाँ भी स्टैनली आंसर हो जाएगा। स्टैनली ट्राइज टू लीव आफ्टर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू द टू जेंटलमैन इन एक्ट 2 पार्ट 1, ठीक है, ये जाने की कोशिश करता है स्टैनली। 66 है, वह लवली वुमेन स्टॉप्स टू फॉली इज एन इल्यूजन टू, इल्यूजन टू ओलिवर गोल्ड स्मिथ द विकार ऑफ वेकफील्ड, ठीक है, ये इल्यूजन है एक, ओलिवर गोल्ड स्मिथ के वर्क से लिया गया है। 67 है, हु रेप फिलोमेला। फिलोमेला का रेप कौन करता है? तो ये भी इल्यूजन है। ये इल्यूजन मतलब ये इल्यूजन अलूजन है ना, ये अलूजन मतलब होता है कि इनडायरेक्ट रेफरेंस जिसको पोइट यूज़ करता है अपनी वर्क के अंदर। तो यहाँ पर ये जो फिलोमेला है, इन सब का अलूजन वेस्टलैंड के अंदर टी.एस. इलियट ने यूज़ किया है, ठीक है। तो ये टेरेस करता है इसको, ठीक है। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे, हु इज़ द फादर इन लॉ ऑफ चंद्रन इन द बैचलर ऑफ आर्ट। तो फादर इन लॉ मतलब ससुर कौन है चंद्रन के, बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है, उनका नाम क्या है? तो मोहन तो पता ही है आपको, फ्रेंड है वीरा स्वामी। गजापति आपके इंग्लिश के प्रोफेसर हैं। जयाराम है, ठीक है, ये क्रांतिकारी है, वहाँ पर मतलब आंदोलन करता है। ये जयाराम अय्यर, जो सुशीला के फादर है ना, उनका नाम है जयाराम अय्यर। सो सी इज़ द राइट आंसर। 69 है, इफ़ वन हैज़ टू मैरी वन मस्ट डू इट फॉर लव, इफ़ देयर इज़ सच ए थिंग और फॉर मनी एंड कम्फर्ट, देयर इज़ नो सेंस इन शटिंग योर आइज टू रियलिटी ऑफ थिंग, आई एम बिगिनिंग टू बिलीव इन ए कैलस रियलिज्म। हु सेड, कौन कहता है? ये 69 में है, मोहन बोलता है, ठीक है, मोहन पोइट है इन बैचलर ऑफ आर्ट, चंद्रन का फ्रेंड। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 70, हु इज़ द प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री इन द नोबल द बैचलर ऑफ आर्ट। तो पता ही है आपको, प्रोफेसर राघवाचार्य इज़ द प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री नोबल बैचलर ऑफ आर्ट, एंड प्रोफेसर गजावती इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, ठीक है। 71 है, सोल्जरिंग माई डियर मैडम इज ए कॉवर्ड आर्ट ऑफ अटैकिंग मर्सीलेसली व्हेन यू आर स्ट्रॉन्ग एंड कीपिंग आउट ऑफ हार्म्स वे व्हेन यू आर वीक। अटैक कौन कहता है? ये तो सोल्जर वगैरह की वार की बात आए, ये सब है ना, आपका आर्म्स एंड द मैन है। आर्म्स एंड द मैन में सर्जियस बोलता है, ठीक है, ए।
ये सोल्जर है इसमें। नेक्स्ट है 72, द सेकेंड कमिंग इज अ पोइम रिटन बाई W.B. Yeats इन 1919, 1919। फॉर हाउ लॉन्ग वॉज अ लोन टू रन, ठीक है, कितने समय के लिए जो लोन था वो दिया गया था, ए ईयर, 6 मंथ, 3 मंथ, नन ऑफ दी, तो 3 मंथ, ठीक है, 3 मंथ के लिए। ये जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है ना, उसमें वो जो बेसेनियो है पैसे लेके जाता है 3000 डुकेट, है ना, उससे साइलॉक से, तो वो 3 महीने के लिए उसने जो उधार पैसा है वो लिया है। 3 मंथ, 3 मंथ और 3000 डुकेट, ऐसे याद रखना। 74 है, वॉट डज द डिस्गाइज पोर्सिया टेक फ्रॉम एंटोनियो इन लाइव ऑफ अ मनी फीस फॉर लीगल सर्विसेज, हिज रिंग, हिज ग्लोब, नाइदर ऑफ द टू, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो जो पोर्सिया है वो जो एंटोनियो वगैरह है उससे जो लीगल सर्विस, मतलब अपना जो उसने केस लड़ा उसकी फीस के रूप में क्या लेती है, तो रिंग लेती है वो, है ना, रिंग लेती है। और एक बार और आप लोग चेक कर लेना, मैं भूल रही हूँ तो ग्लोब्स आएगा या रिंग आएगा, ठीक है, देख लेना एक बार इसको। 75 है, वॉट निकनेम वॉज गोल्ड वर्क से हिज मदर कॉल्ड हिम, तो क्या निकनेम गोल्ड, मतलब गोल्डबर्ग को उसकी माँ के बारे में बात करता है, तो क्या निकनेम वो वहाँ पे बात आता है उनको, सैटन है, जो है, नेट है, सिमी है, सिमी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 76, व्हाट डज पैटी गो बैक चेक ऑन एट द एंड ऑफ Act 3 Part 1, क्या चेक करने जाता है वहाँ पर पैटी बाद में, जो जब Act 3 एंड हो जाता है उसके Part 1 में, ठीक है, अपना गार्डन, हिज गार्डन। 77 है, वॉट ड सिंपल मैन एंड वाइज मैन डू टू स्टडीज़, तो सिंपल मैन क्या करते हैं, वाइज मैन क्या करते हैं स्टडीज़ में, तो ये आपका ऑफ स्टडीज़, ऑफ स्टडीज़ आपका ऐसे है ना, ऑफ स्टडी बैकन का, वहाँ से क्वेश्चन है। तो सिंपल मैन एडमायर, सिंपल मैन क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, एंड वाइज मैन यूज़ देम, और जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो स्टडी का यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्रांसिस बैकन के दो ऐसे हैं आपके, ऑफ स्टडीज़ एंड ऑफ ट्रूथ। अकॉर्डिंग टू बेकन वन शुड नॉट रीड टू, तो बेकन ने क्या कहा है कि एक मतलब हमें जो स्टडी है वो नहीं करनी चाहिए, कंट्राडिक्ट एंड कन्फ्यूट, ठीक है, कंट्राडिक्ट करने के लिए स्टडी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है 79, द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डैश देयर असाइनमेंट बाई मंडे, ठीक है, तो स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड, है ना, क्या करना है स्टूडेंट को, अपने जो असाइनमेंट है मंडे तक क्या कर देने हैं, जमा कर देने हैं, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ फ्रेजल वर्ब होगी, तो इसका मतलब है हैंड इन, ठीक है, हैंड इन फ्रेजल वर्ब होती है। सो बी इज राइट आंसर। 80 है यहाँ पे, वन हु एब्सटेन कम्प्लीटली फ्रॉम एल्कोहल, जो एल्कोहल से बिल्कुल अपने आप को दूर रखता है, मतलब परहेज करता है, उसको क्या बोलते हैं, एथिस्ट। एथिस्ट तो वो होता है जो मतलब भगवान, नास्तिक जो होता है, भगवान में विश्वास नहीं करता। क्लेप्टोमेनिया कौन होता है, जिसको चोरी की सनक होती है ना। और टोटलिटेरियन, और एक है टीटो टेलर, टीटो टेलर होता है ये, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। व्हाट वाज द वेदर लाइक द नाइट डंकन वाज मर्डर्ड, तो जिस रात को डंकन मारा गया था, ठीक है, मैकबेथ की बात है यहाँ पे। मैकबेथ इज़ अ वेरी फेमस प्ले बाई विलियम शेक्सपियर, ट्रेजेडी है उनकी। तो डंकन जिस रात को मारा था उस दिन, वो जो रात थी उसका मौसम क्या था, स्टोमी एंड वायलेंट, ठीक है, स्टोमी था वो। सो ए आपका करेक्ट हो जाएगा, स्टोमी एंड वायलेंट, जो वेदर था वो स्टोमी था, तूफानी था, है ना, वायलेंट हो रखा था। 82 है, हु किल्स लेडी मैकबेथ, मैकबेथ को, लेडी मैकबेथ को कौन मारता, तो लेडी मैकबेथ खुद ही अपने आप को मार लेती है ना, वो सुसाइड कर लेती है। लेडी मैकबेथ इज़ द राइट आंसर, डी हो जाएगा। 83 है, व्हाट इज़ द ऑथर फीलिंग टुवर्ड द अर्न, ठीक है, तो आपका ग्रेशियन अर्न है, आपका जॉन कीट्स की पोइम है ग्रेशियन अर्न। वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है कि ऑथर क्या फील करता है अर्न को देखकर। द ऑथर हैज़ मिक्स्ड फीलिंग टुवर्ड each scene, but in the end he is irate. The author is mournful that the urn is so plain. The author is sad that the event in the urn are not going anywhere at all, and that no one knows how the event began. So C is the right answer.
84 है, व्हाट इज़ द एंटीसीडेंट ऑफ वेस्ट विंड इन लाइन 10। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोइट हैं शैली, है ना, उन्होंने वेस्ट विंड का एंटीसीडेंट किसको बताया है, क्या है लाइन 10 के अंदर। विंड है, स्प्रिंग है, और वेस्ट विंड है, और अर्थ है। तो स्प्रिंग, स्प्रिंग क्या है, वेस्ट विंड का एंटीसीडेंट है, यानी बसंत। ठीक है, अब अभी अभी हमारे विंटर ये ख़त्म हो रहे हैं, विंटर के बाद अब एक स्प्रिंग स्टार्ट हो जाएगा फरवरी मार्च से। और फरवरी मार्च में स्प्रिंग के बाद से ही क्या होता है कि आपकी जो पश्चिमी हवाएं हैं, जो तेज़ तेज़ जो हवा चलती हैं, वो चलना शुरू हो जाती हैं। तो स्प्रिंग क्या है, एंटीसीडेंट है। ठीक है, और टू द वेस्ट विंड। 85 है, द फ्रेज एंगल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग देयर आर स्प्रेड फंक्शन प्राइमरली एज, so establishing the presence of a storm. B is the right answer. Next है 86, in the poem My Last Duchess by Browning, the speaker addresses his man जो मोनोलॉग होगा यहाँ पे, है ना, मोनोलॉग टू। तो वो अपनी जो मोनोलॉग है, मोनोलॉग मतलब होती है सिंगल स्पीच, तो जो अपनी स्पीच है वो किसको एड्रेस करता है, द काउंट, द मैसेंजर ऑफ काउंट। जो काउंट का मैसेंजर आया है, जो रिश्ता लेकर आया है ना, एक मैसेंजर उसके लिए, है ना, तो उसको वो अपनी लास्ट जचेस, अपनी पहली रानी के बारे में बताता है। तो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, माई लास्ट जचेस क्या है, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है बाई रॉबर्ट ब्राउनिंग, जिसमें ड्यूक फरेरा ये सब बोलता है। 87 है, व्हाट इज़ द वर्ड मेंटल एज यूज्ड इन द पोइम हर मेंटल लैप ओवर माई लेडीज रिस्ट टू मच। ठीक है, सो ये जो वर्ड आया है यहाँ पे मेंटल, इसका मतलब क्या है ये बताना है। सो मेंटल का मतलब होता है क्लॉक, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 88, हाउ कैन ही सर्व गॉड बेस्ट। कोई भी इंसान गॉड की सेवा कैसे कर सकता है। वन कैन सर्व गॉड बाई ऑफरिंग, वन कैन सर्व गॉड बाई किलिंग ऑफेंस पीपल, बाई बिलिंग सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड एंड टू गॉड्स जेंटल रूल। तो मतलब गॉड की सच्ची सेवा क्या है मिल्टन के अनुसार। मिल्टन की ये सोनेट है आपकी ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस, वहाँ से ये लाइन ली गई है। तो उनका कहना ये है कि जो इंसान भगवान के रूल के अकॉर्डिंग चलता है और उनकी इच्छा में ही अपनी मतलब अपने कोई भी चीज़ है, वो समझता है कि अगर कोई चीज़ उसके साथ हो गई, जैसे मिल्टन अंधे हो गए मान लो, तो ये माने मिल्टन की ठीक है भगवान की इच्छा यही थी, या ईश्वर यही चाहता है, या मेरे भाग्य में यही है, उसको बस मान लें। तो इंसान मतलब जब सबमिशन कर देता है भगवान की इच्छा के आगे, अपने आप को सरेंडर कर देता है, वही उसकी सच्ची सेवा है। ठीक है, सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 89, ये भी इसी पोइम से, ऑन इज ब्लाइंडनेस बाई जॉन मिल्टन। हु आर दी 1000 हु वर्क एट गॉड्स बाइडिंग। तो वो 1000 लोग कौन हैं जो भगवान के आदेश पर काम करते हैं। ठीक है, तो वो भगवान के हज़ारों देवदूत हैं। वो कहते हैं मिल्टन के उनके पास क्या है, बहुत सारे देवदूत हैं जो उनके एक आदेश पर, एक कमांड पर दौड़े चले जाते हैं। एंगल्स आर गॉड्स मिनिस्टर एंड ही रूल थ्रू दीज मिनिस्टर्स। द सन एंड द मून राइज डेली एंड मूव इन द स्काई एट इज बिडिंग। तो ये सब उसके आदेश पर होता है कि सन का निकलना, मून का निकलना, ये सब क्या है, ये भगवान के आदेश पर हो रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर 90, अ करेक्टर विद रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज थ्रू आउट द स्टोरी इज कॉल्ड। ठीक है, कोई स्टोरी उसके अंदर जो करेक्टर है वो अनचेंज रहता है पूरी स्टोरी में, उसको क्या बोलते हैं। ये ऑप्शन है आपके, राउंड करेक्टर, डायनामिक करेक्टर, कैरिकेटर, या फिर फ्लैट करेक्टर। तो फ्लैट करेक्टर होता है वो जो अनचेंज रहता है पूरी स्टोरी के दौरान। ठीक है, और जो चेंज हो जाता है उसको राउंड करेक्टर बोलते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। 91 है, व्हाट इज़ क्लोजर ड्रामा। क्लोजर ड्रामा क्या होता है, तो ऐसा ड्रामा जो स्टेज पे परफॉर्म नहीं होता, केवल पढ़ने के लिए होता है। ड्रामा टू बी रीड। क्लोजेट मतलब होती है अलमारी। तो जो ड्रामा लिख कर अलमारी में रख दिया जाता है, ऐसे याद रखना, उसको बोलते हैं हम क्लोजर ड्रामा। 92 है, स्ट्रेंज फ्रेंड पास्ट प्रेजेंट एंड डू बी लव्ड डीपलियर अंडरस्टूड टेनिसन। व्हाट स्पेशल फीचर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन डू यू फाइंड इन द लाइन्स एबव। तो क्या है यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एडवर्ब, द यूज ऑफ आर्केइक वर्ड, ओमिशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, द यूज ऑफ इम्परेटिव। सो 92 का क्या होगा, ओमिशन ऑफ ए पार्ट ऑफ स्पीच। सो सी इज द राइट आंसर। 93 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज़ ए ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कौन से सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब है। ही नोज इंग्लिश वेरी वेल, तो वो जानता है इंग्लिश, तो ये है ना ट्रांजिटिव वर्ब है आपकी, है ना, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। तो ए इज़ द राइट आंसर। बाकी द रिवर इज़ फ्लोइंग, डांस वेरी ब्यूटीफुली, माई सिस्टर इज गोइंग, ये सब क्या है, इंट्रांजिटिव हैं।
इंट्रांजिटिव वर्ब में, ठीक है। 94 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज इन फ्यूचर इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट समझते हो फ्यूचर में है, कौन सा यहाँ पर सेंटेंस है। ही हैज़ स्टोलन माई पेन, शी केम लेट टूडे, आई शैल किल हिम, मिसेज दास विल सून बी विजिटिंग अस। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 95, अ वेल नोन इंग्लिश राइटर रोट फॉर द मॉर्निंग क्रॉनिकल अंडर द स्यूडोनिम ऑफ बॉज, हु वॉज ही, ठीक है। तो ये एक बहुत ही फेमस राइटर हैं जिन्होंने मॉर्निंग क्रॉनिकल के लिए स्यूडोनिम से बॉज के नाम से इन्होंने लिखा था, तो वो कौन है, ठीक है। तो ये चार्ल्स डिकेंस है। चार्ल्स डिकेंस का निकनेम था बॉज। तो ये अपनी, तो इन्होंने इसको स्यूडोनिम बना लिया, मतलब फिक्सियस नेम बना लिया, इसके नाम से ये अपनी जो है स्केचेस पब्लिश करा करते थे, ठीक है। तो स्केचेस बाई बॉज के नाम से इन्होंने अपने स्केच पब्लिश किए थे। इनके भाई ने इनको निकनेम दिया था बॉज। सो चार्ल्स डिकेंस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 96, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमीनेंट। इमीनेंट का मतलब क्या होता है, फेमस, क्राफ्टी, नियर एट हैंड, रेयर। इमीनेंट मतलब होता है नियर एट हैंड। सो सी इज द राइट आंसर। 97 है, पिक आउट द मोस्ट सिंप्लीफाइंग मीनिंग इंजेन्युटी। इंजेन्युटी का मतलब क्या होता है, इंजेन्युटी होता है आपका स्किलफुलनेस। सो ए इज द राइट आंसर। जॉन गाल्सवर्दी नोवेल आर चीफली ऑक्यूपाइड विद द इफेक्ट एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ, ठीक है। गाल्सवर्दी के जो नोवेल्स हैं वो चीफली किससे ऑक्यूपाइड हैं, इफेक्ट एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ। तो उन्होंने जो इफेक्ट और कन्फ्लिक्ट है वो सोसाइटी के दिखाए हैं, ठीक है। क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी, सोसाइटी के में जो क्लास ट्रेडिशन है, ठीक है, जो सोसाइटी की क्लास होती हैं उनसे ऑक्यूपाइड रहते हैं। 99 है, ओ विंड इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, दीज फेमस वर्ड ऑफ शैली हैव बीन टेकन फ्रॉम। ये फेमस जो लाइन है शैली की कहाँ से ली गई है, द क्लाउड, उनकी पोइम है द क्लाउड, और टू द वेस्ट विंड, ईजाबेला द ईव ऑफ सेंट एग्नीज। तो उनकी बहुत ही फेमस पोइम है और टू द वेस्ट विंड, वहाँ से ये लाइन्स ली गई हैं, ठीक है। ये कंक्लूडिंग लाइन्स हैं इस पोइम की, लास्ट लाइन्स। 100 है आपका, करेक्ट करना है आपको सेंटेंस, इफ़ इट वॉज बिटर कोल्ड। तो इसको कैसे करेक्ट बनाओगे, ठीक है। इट वॉज कोल्ड बिटरली, इट वॉज ऑफुल, और इट वॉज कोल्ड बिटर, इट वॉज बिटरली कोल्ड, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर फाइंड द करेक्ट प्रोवर्ब। प्रोवर्ब आपको बतानी है, ठीक है। डायमंड कट आयरन, हीरा लोहे को काटता है, हीरा गोल्ड सोने को काटता है। देखो ये कहावत होती है कि हीरा हीरे को काटता है, आपने सुना होगा, लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, ठीक है। तो डायमंड कट्स डायमंड हो जाएगा, ठीक है। डी इज द राइट आंसर, ये प्रोवर्ब है। ये एक प्रोवर्ब भी आपके एग्जाम में आएगी, ये क्वेश्चन ऐसा मिलेगा प्रोवर्ब का, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच इफ द स्टेटमेंट गिवन रो इज चेंज इनटू इट। तो यहाँ पे वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया, ही सेड आई शैल लीव द दीज पेपर हेयर। तो ही शेड दैट ही वुड, ठीक है, ही वुड लीव दोज पेपर्स देयर। तो पहला वाला ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हेयर का देयर हो गया, दीज का दोज हो गया, ही के साथ वुड आ गया, शैल के, है ना। तो पहला वाला ही करेक्ट है। 103 है, ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एलास मोहन सैड एलास आई एम अनडन। तो मोहन एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वॉज अनडन, मोहन एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज अनडन, एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज नॉट डन, दैट ही इज अन, फर्स्ट वाला करेक्ट है ना, ए। पंचुएशन करनी है यहाँ पे, ठीक है। द क्रिएटर आंसर्ड यस बट एक्सेप्टिंग द बर्डन यू विल शो योर ग्रेटनेस ऑफ हर, फाइंड द करेक्ट वन। करेक्ट वन आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ कॉमा नहीं है, यहाँ पर ये वाला करेक्ट है, सी करेक्ट है, सी वाला। नेक्स्ट है यहाँ पे 105, चूज द करेक्ट एंटोनियम। एंटोनियम अपोजिट होता है, ठीक है। इन्फीरियर का अपोजिट क्या हो जाएगा, सुपीरियर, है ना, सुपीरियर मतलब श्रेष्ठ, डी इज राइट आंसर। 106 है, एट द एंड ऑफ द पोइम द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन द मदर इज हैप्पी बिकॉज। मदर क्यों खुश थी इस पोइम के अंदर जब पोइम एंड होती है, क्योंकि जो स्कॉर्पियन था उसने उसको काटा, उसके बच्चों को नहीं। तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा, द स्कॉर्पियन स्पेयर्ड हर चिल्ड्रन की, मतलब इंडियन जो मदर होती हैं वो ऐसे ही होती हैं ना। तो वो दिखाया है यहाँ पर नज़ीम एज़ेकिल ने, कि जो इस माँ होती है वो कैसी होती है, कि बड़ी उसका जो प्यार होता है अपने बच्चों के लिए वो सेल्फलेस होता है। तो वो लास्ट में कहती है, थैंक्स गॉड कि तुम स्कॉर्पियन ने मुझे काटा, मेरे बच्चों को छोड़ दिया। तो स्कॉर्पियन स्पेयर्ड हर चिल्ड्रन, सी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट है 107, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन? एडवर्टिजमेंट, रिपोर्ट, मेमो और नोटिस. मेमो इज द राइट आंसर. नेक्स्ट 107 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सो मेमो is a document used for internal communication within an organization. 108 है, who of the following is known for aphoristic prose style? तो कौन जाना जाता है अपनी एफोरिस्टिक स्टाइल के लिए? विलियम हैजलिट, जी के चेस्टरटन, चार्ल्स लैम, फ्रांसिस बेकन. ठीक है, सो डी इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज a स्पीच इन विच a character reveals his thought to the audience but not to other character in the play? तो ठीक है, इसको बोलते हैं हम सॉलिलॉगी. ठीक है, सो डी इज द राइट आंसर. 110 इन द न्यू प्ले हैज़ फॉलन फ्लैट. इसका मतलब क्या होगा? द प्ले इज सक्सेस. फॉलन फ्लैट का मतलब होता है कि जो उसका जो परफॉर्मेंस था वो अच्छा नहीं रहा, तो आएगा द प्ले मेट विद ए कोल्ड रिसेप्शन. सो बी इज द राइट आंसर. चूज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ईडियम, है ना. हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड जो ईडियम, इसका मतलब क्या होता है? वेरी इंटीमेट, म्यूचुअल एडजस्टमेंट, क्लोज फाइट, क्लोज टुगेदर. सो क्लोज टुगेदर, डी इज द राइट आंसर. विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग? करेक्ट कौन सी है यहाँ पे? कैंसिल्ड की स्पेलिंग. ठीक है, तो सी इज़ द राइट आंसर. कैंसिल्ड करेक्ट सी वाली है. ठीक है. 113 है, विच इज़ करेक्ट स्पेलिंग ऑफ टिरेनी? ट्रेनीज की करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है यहाँ पे? चारों में ट्रेनीज दे रखा है. ठीक है, सो बी वाली करेक्ट हो जाएगी. ट्रेन डबल एन आता है ना, ये ध्यान रखना. पॉइंट है यहाँ पर, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन. ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम. तो यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी है. ठीक है, अपोस्ट्रॉफी इज द फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन द लाइन अपोस्ट्रॉफी. पन क्या होता है? पन एक ऐसा फिगर स्पीच होता है जिसमें शब्दों से खेला जाता है. ठीक है, सो इट प्ले ऑन वर्ड्स. सो बी इज़ द राइट आंसर. बाकी आपका यहाँ पर ये पैसेज है. ठीक है, तो पैसेज आपका प्रोज से भी आ सकता है, पोइम से भी, मतलब पोइट्री से भी आ सकता है. ये ठीक है, तो यहाँ पे 116 से लेके 120 आपका पैसेज है. आपका पैसेज ये यहाँ पे पोइट्री से आया हुआ है. पोइट्री से भी आ सकता है, प्रोज से भी आ सकता है. ठीक है, तो पहले क्वेश्चंस पढ़ लेना आप लोग, वहाँ एग्जाम में देख लेना, जो आपको पता हो ढंग से तभी करना. नेगेटिव मार्किंग होगी, ध्यान रखना आप लोग, है ना. ये आंसर है, लिस्ट है. ये जो लास्ट वाला प्रैक्टिस सेट है, इसके तो यहाँ पर कुछ कुछ क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है लास्ट में. ठीक है, ये आप पोज कर लेना, मतलब इसको पोज करके इसको स्क्रीन शॉट वगैरह ले लेना, इसका देख लेना. ठीक है, यहाँ से मतलब सारे क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन नहीं है, 79 से दे रखी है. 79 की है, फिर कुछ कुछ की दे रखी है बीच में. ऐसे जैसे स्टार्टिंग में 2 सेट की दे रखी थी, फिर बाद में बाकी किसी भी प्रैक्टिस सेट की एक्सप्लेनेशन नहीं थी. लास्ट वाली की थोड़ी सी यहाँ पे दे दी है. तो ये आप है ना स्क्रीन शॉट ले लेना इसका. ठीक है, सो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 10. और इसके साथ ही ये जो यूथ कंपटीशन प्रैक्टिस सेट जो बुक थी कंप्लीट हो गई. इसमें टोटल 10 सेट थे. सो आज ये हमारा कंप्लीट हो गया. आई होप यू लाइक दिस सेशन. इफ़ यू लाइक माई सेशन, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस चैनल. एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम.